जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, आप सभी का अपने YouTube चैनल ISR क्लासेस में स्वागत है। दोस्तों, आज हम MP के लिए जो 2023 में कांस्टेबल की भर्ती होने जा रही है, उसमें हम साइंस के बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लेंगे और साथ ही साथ सब्जेक्ट्स से संबंधित जो भी क्वेश्चन बन सकते हैं उनको हम पढ़ने जा रहे हैं। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि हम केमिस्ट्री से संबंधित प्रश्न पढ़ेंगे, फिजिक्स से संबंधित पढ़ेंगे, बायोलॉजी से संबंधित पढ़ेंगे, एस्ट्रोनॉमी संबंधित क्वेश्चन पढ़ेंगे, जो कि हमारे परीक्षा में बहुत यहाँ से क्वेश्चन आए हैं। तो दोस्तों, आशा करूँगा कि आप वीडियो को अंत तक देखेंगे और पूरा का पूरा 50+ MCQ जो हैं MP कांस्टेबल के पूरा आनंद आप उठाएंगे। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि आपको आगे जो भी हम क्वेश्चन की वीडियो डालेंगे तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाए, बेल आइकन भी आप दबा लेंगे। तो दोस्तों, आज के पहले क्वेश्चन को मैं आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ। आपका पहला क्वेश्चन यह रहा। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या त्वरण की इकाई है। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं त्वरण बराबर क्या होता है। त्वरण बराबर जो होता है वेग बटे समय होता है। तो दोस्तों, इसकी जो सही इकाई जो होगी मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगी। आपका ऑप्शन तीसरा बिल्कुल सही होगी, मीटर पर सेकंड स्क्वायर त्वरण की इकाई हो जाएगी। दोस्तों, इस तरह से तो आपको दिया है, और एक और तरीके से आपको याद रखना है कि आपसे इस तरह से पूछ सकता है MS इनवर्स 2 भी, ये सही उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों, आपको दोनों तरह से याद रखना है कि त्वरण की जो इकाई है वो क्या होगी। त्वरण को दोस्तों इंग्लिश में एक्सेलरेशन बोलते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर दोस्तों, हम चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। हड्डी एक मांसपेशी से डैश द्वारा जुड़ी होती है। तो दोस्तों, यहाँ पर मैंने आपको क्वेश्चन समझाने का प्रयास किया है कि हड्डी जो है, हड्डी मान लीजिए कोई मांसपेशी से जुड़ी होती है, वो किसके द्वारा जुड़ी होती है। तो दोस्तों, जो जुड़ी होती है, ऑप्शन आपका पहला बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, कंडरा टेंडन। टंडन जिसे कहा जाता है, तो ऑप्शन पहला, हड्डी और जो मांसपेशी आपस में जुड़ी रहती हैं वो कंडरा और टेंडन के द्वारा जुड़ी रहती हैं। दोस्तों, मैं बता दूं लिगामेंट, लिगामेंट जो है हड्डी से हड्डी, जैसे कि ये एक हड्डी है और एक जो दूसरी हड्डी है, तो यहाँ पर जुड़ी रहती है, तो उसे हम कहेंगे कि लिगामेंट के स्नायु के माध्यम से जुड़ी है। तो यहाँ पर इसका आंसर ये हो जाता, लेकिन क्वेश्चन जो था उसका आंसर कंडरा टंडन होगा कि हड्डी से मांसपेशी कंडन के द्वारा, टंडन के द्वारा जुड़ी होती है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, नीचे उल्लिखित सूची से विषाणु जनित रोग की पहचान करें। तो दोस्तों, कौन सा इसमें विषाणु जनित रोग है उसकी हमें पहचान करनी है। तो दोस्तों, आपको अच्छे से ध्यान देना है कि विषाणु मतलब क्या होता है। तो विषाणु मतलब होता है दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, वायरस। ठीक है, तो आप यहाँ पर समझ चुके हैं कि विषाणु मतलब वायरस। तो वायरस से जो होता है खसरा होता है, जिसे मेमस बोलते हैं। अगर बात की जाए, ये हो गया, ठीक है। खसरा, खसरा जो है वायरस से हो जाता है, और साथ ही साथ डेंगू भी। तो आपको ध्यान रखना है कि खसरा और डेंगू ज्वार जो है वो वायरस के द्वारा होते हैं। तो दूसरा और तीसरा आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन चौथा। ऑप्शन चौथे में दिया है, दूसरा और तीसरा आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। क्लियर फ्रेंड्स, अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। उस अजैव कारक की पहचान कीजिए जिसके परिणाम स्वरूप भंडारण हानि होती है। तो अजैव कारक जो होता है, अबायोटिक फैक्टर इसे कहा जाता है, उसकी पहचान करनी है कि किसके कारण भंडारण मतलब ज़्यादा मात्रा में लॉस होता है। तो दोस्तों, जो आंसर होगा अपना ऑप्शन तीसरा हो जाएगा, मॉइस्चर मतलब नमी। तो नमी जो है उसके कारण, ठीक है, नमी के कारण बहुत ज़्यादा हानि होती है। इतनी ज़्यादा बैक्टीरिया से नहीं होती है, कृंतक से नहीं होती, दीमक से नहीं होती। जैसे कि मान लीजिए कि हमारे पास गेहूँ रखा हुआ है बहुत सारा, ठीक है, तो अगर बात किया, अगर उसमें बैक्टीरिया कुछ भी अगर बात हो जाए, जैसे बैक्टीरिया का उसमें निर्माण हो गया, या चूहों ने कृंतक कर दिया, या दीमक लग गई, तो उसको हम जल्दी से बचा सकते हैं। अगर उसमें नमी बैठ गई ना, तो वो जल्दी से ख़राब होने लगता है, सड़ने लगता है। ठीक है दोस्तों, तो इसलिए ऑप्शन आपका तीसरा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। क्लियर फ्रेंड्स, अगला प्रश्न। अनिल जब 12 वर्ष का था तब उसका कद 150.7 सेंटीमीटर था। वर्तमान में उसका कद 165.5 सेंटीमीटर है। तो अनिल के कद में कितना अंतर आया। तो जब 12 साल का था तो 150.7 सेंटीमीटर, अगर बात की जाए वर्तमान में तो 165.3 सेंटीमीटर। अगर दोस्तों, अगर वर्तमान में अगर इतना है तो वो MP पुलिस की भर्ती नहीं दे सकता, MP कांस्टेबल में वो नहीं हो सकता, क्योंकि MP कांस्टेबल में कितना मांगा है, 168 सेंटीमीटर मांगा है। तो उसमें ये भर्ती नहीं देख सकता, आप समझ रहे होंगे। अगर वो OBC SC और साथ ही साथ जनरल से EWS से बिलोंग करता है। तो अगर मैं यहाँ पर बताऊँ कि कैसे अपन इसका आंसर प्राप्त करेंगे, वर्तमान में जो है वो जो पहले था, इन दोनों का अंतर ही अपना आंसर होगा। तो दोस्तों, कैसे प्राप्त करेंगे, तो 165.3
3 में से हम 150.7 को घटा देंगे तो हमारा आंसर जो आएगा ऑप्शन चौथा आ जाएगा। ठीक है, 14.6 सेंटीमीटर आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, डैश की उपस्थिति के कारण झींगा और तितलियां एक ही फाइलम से संबंधित हैं। किसके कारण? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा संधित पैरों, जो जॉइंट्स लेग हैं कि उनके झींगा के और तितलियों के जो जॉइंट्स पैर होते हैं, इसलिए आप समझेंगे यहाँ पर कि संधित पैर होते हैं, उसके कारण फाइलम वर्ग जो है उससे संबंधित हैं। अगले क्वेश्चन की चलते हैं, बाष्पीकरण की दर निम्नलिखित में से किस कारक पर डिपेंड नहीं करती है? तो जो वेपोराइजेशन होता है किस पर डिपेंड नहीं करती है? तो आपको ध्यान देना है कि पवन का वेग, देखो जिस स्पीड से हवा चलेगी उस स्पीड से वेपोराइजेशन भी तेज़ी से बढ़ेगा अगर टेम्परेचर ज़्यादा है तो। ठीक है, अगर बात करें अनावृत तल क्षेत्रफल, दोस्तों सरफेस एरिया एक्सपोज्ड, अगर सरफेस एरिया एक्सपोज्ड है तो यहाँ पर वेपोरेशन बढ़ेगा, बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है। वायु की आर्द्रता बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि वायु में ह्यूमिडिटी कैसी है। अगर दोस्तों अगर गर्म ज़्यादा वायु होगी तो बाष्पीकरण की जो वेपोराइजेशन रेट है ना वो बहुत ज़्यादा तेज़ी से आगे बढ़ेगी। अगर बात किया अगर आर्द्रता कम है, ठंडी वायु है, तो थोड़ी स्लो चलेगी, ज़्यादा ही स्लो चलेगी। ठीक है, अगर बात की जाए कि द्रव का रंग, द्रव के रंग पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, इसलिए द्रव का रंग जो है उस पर निर्भर बाष्पीकरण की रेट नहीं करती है। आई हो आपको ये सारी चीज़ें मैंने आपको समझाई और आपको समझ में आ गई होंगी। अगला क्वेश्चन है, कंपन का आयाम डैश का होता है? तो कंपन का जो आयाम है दोस्तों, तो ऑप्शन आपका जो है पहला सही होगा, माध्य स्थिति से अधिकतम विस्थापन। ठीक है दोस्तों, कंपन का जो आयाम होता है माध्य स्थिति से अधिकतम विस्थापन। जैसे कि बात की जाए, आपने यहाँ पर किसी चीज़ को ठोका, ठीक है दोस्तों, अगर मैं बात करूँ यहाँ पर आपने किसी चीज़ को ठोका, जैसे कि मान लीजिए मोबाइल का उदाहरण ले लेते हैं, मोबाइल का। तो मोबाइल का जैसे ही आप उदाहरण लेंगे तो आपको यहाँ पर एक चीज़ क्लियर हो जाएगी, जैसे कि वाइब्रेट यहाँ पर हो रहा है। ठीक है, सुनाई देता है आपके बगल वाले भी कमरे में ऐसे करके। ठीक है, तो कंपन का जो आयाम है माध्य स्थिति से अधिकतम विस्थापन, तो यहाँ से आवाज़ वाइब्रेशन की यहाँ तक विस्थापित हो रही है, अधिकतम विस्थापित हो रही है। तो आई होप आपको ये उदाहरण समझ में आ गया होगा मेरा। ठीक है, एक चींटी जो है काटती है तो त्वचा में किस अम्ल को अंतः क्षिप्त करती है? तो आप अच्छे जानते हैं फॉर्मिक एसिड, ऑप्शन तीसरा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। एक छोटे खंड से पूर्ण जीव में वृद्धि करने की एक जीव की क्षमता को डैश कहते हैं? दोस्तों एक छोटा सा खंड है, ठीक है, उससे पूर्ण जीव में वृद्धि करने की क्षमता को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों उसे ऑप्शन आपका कौन सा सही हो जाएगा? पहला, रीजनरेशन, पुनर्जनन आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अगर हम प्रक्षेपित करें कि हवा ए स्थान से बी की ओर जा रही है तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है यहाँ पर ए से बी की ओर जा रही है। ठीक है, तो दोस्तों ए जो है, ए उच्च ऊंचाई पर होगा, ऊंचाई शब्द नहीं होता, सॉरी दोस्तों, ए उच्च दाब पर होगा और बी निम्न दाब पर होगा। तो ऑप्शन आपका दूसरा सही हो जाएगा, ए उच्च दाब पर और बी निम्न दाब पर। जी आपको ध्यान देना है। ठीक है, तो उच्च दाब से निम्न दाब की ओर वायु बहती है, जो आपको ध्यान रखना है, ये प्रोसेस है। ठीक है, बायोलॉजी जब आप डिटेल में पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। हवा हमेशा उच्च दाब से निम्न दाब की ओर बहती है, गांठ बांध के रखना, ये एक ट्रुथ है, सत्य बात है। क्लियर दोस्तों, जी आप अच्छे से याद रखना। क्लियर, जब हम पहाड़ पर चढ़ते हैं तो क्या होता है बताइए? जब हम पहाड़ पर चढ़ते हैं तो क्या होगा दोस्तों? तापमान क्या होता है? तापमान, टेम्परेचर जो है क्या होगा? टेम्परेचर जो है क्या होगा? टेम्परेचर घटेगा, सही बात है। टेम्परेचर क्या है? घटता चला जाता है, और साथ ही साथ प्रेशर भी घटता चला जाएगा। दोस्तों याद रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ। जैसे आप पहाड़ पर चढ़ेंगे तो टेम्परेचर क्या होगा? घटेगा। ठीक है, ध्यान रखना आप, टेम्परेचर क्या होगा? घटेगा, और साथ ही साथ दाब भी क्या होता है? घटता है। तो आई हो आपको ये बात क्लियर हो गई होगी। अगर आप पहाड़ पर चढ़ेंगे तो ऑक्सीजन लेके भी जाते हैं, आपने देखा होगा। ठीक है, दाब क्या होता है? घटता है, और तापमान भी घटता चला जाता है, ठंडक बढ़ेगी, सीधी सी बात ये है। क्लियर, अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। पानी के क्वथनांक को क्या होगा जब थोड़ा सामान्य नमक पानी में डाला जाए और फिर गर्म किया जाए? तो आप ध्यान देना, बहुत ही बढ़िया यहाँ पर लॉजिकल क्वेश्चन है कि पानी का जो बॉइलिंग पॉइंट है उस पर क्या इफेक्ट पड़ने वाला है जब आप उसमें नमक डाल देंगे और फिर गर्म करेंगे। देखिए पानी,
अगर बात की जाए वाटर की, पानी की, तो 100 डिग्री सेल्सियस पे उबलने लगता है। अगर मैं बात करूँ केल्विन में, 273 केल्विन पर वो उबलने लगता है। नहीं, इसमें हम क्या करेंगे, 100 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा अपना 373 होगा। क्या होगा दोस्तों, 373 हो जाएगा। 100 डिग्री सेल्सियस तो सही उत्तर है। अगर केल्विन की बात करें, इसी को कन्वर्ट करना है तो 373 केल्विन हो जाएगा। ठीक है, 373 केल्विन। तो आई होप आपको ये बात क्लियर हो पा रही होगी। अब इतना तो किसका है, पानी का ही है। तो आप समझ रहे होंगे पानी का कितना है बॉइलिंग पॉइंट, 100 डिग्री सेल्सियस। अगर इसमें नमक और डाल दें तो इसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है और जल्दी उबलने लगता है पानी, और ज़्यादा इसका टेम्परेचर बढ़ जाता है। तो आपने घरेलू परिस्थितियों में देखा होगा, घर पे देखा होगा कि जब आलू उबालते हैं उसमें नमक डाल देते हैं, जल्दी उबल जाता है। दाल जब बनाते हैं उसमें भी नमक डाल देते हैं, उबलते समय जल्दी उबल जाती है। ऐसे ही आप बहुत सारी सामग्रियाँ जो जल्दी उबालने का प्रयास करते हैं तो वो जल्दी नमक के कारण ही उबल जाती है, क्योंकि पानी में जब नमक डलता है तो उसका क्वथनांक बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है, 100 डिग्री से भी ज़्यादा हो जाता है। इसलिए आप समझेंगे कि जब भी नमक डालें, ऐसे मान लीजिए आपको छोले बनाने हैं, ठीक है, तो छोले उबालने हैं तो उसमें नमक डाल दीजिए तो जल्दी थोड़ा सा उबल जाएगा। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा, पानी का क्वथनांक 373 केल्विन पर बढ़ जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन आपका पहला सही उत्तर हो जाएगा, पानी का क्वथनांक 373 केल्विन के ऊपर बढ़ जाएगा। ऑप्शन आपका बिल्कुल पहला सही उत्तर हो जाएगा। जंग को रोकने के लिए सबसे अच्छी विधि क्या है, उसको आप क्या करेंगे, उस पर पॉलिश कर देंगे। ये एक विधि है, हमें पता है, जैसे कि हमारे घर के दरवाजे हैं, कूलर है, और भी सामग्रियां हैं, उस पर हम क्या करेंगे, पोत देते हैं उसको। ठीक है, पेंट करना। और इसके अलावा अगर बात की जाए जस्तीकरण, ठीक है, गैल्वेनाइजेशन एक सबसे बेस्ट ऑप्शन है जो कि आप समझ गए होंगे। शकरकंद एक भूमिगत संरचना है जो भोजन को संग्रहित करती है। इस पौधे में भोजन कहाँ पर तैयार किया जाता है, तो शकरकंद में जो भोजन तैयार होता है आप अच्छे जानते हैं, पत्तों में होगा, सीधी सी बात है। ठीक है, तो ऑप्शन आपका पहला बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, समतल दर्पण डैश बनाता है, तो आप अच्छे जानते हैं दोस्तों। ठीक है, समतल दर्पण क्या है, आभासी और सीधा प्रतिबिंब बनाता है, तो वस्तु का एक सीधा प्रतिबिंब। ऑप्शन आपका चौथा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आगे की ओर चलेंगे। आपसे दोस्तों क्वेश्चन पूछ रहा है, यहाँ पर लॉजिकल है, बहुत ध्यान से उत्तर देना है। निम्नलिखित में से कौन सा सम न्यूट्रॉनिक का एक सही सेट है जिसमें समान न्यूट्रॉन हो। दोस्तों क्या हो, समान न्यूट्रॉन हो। तो दोस्तों आप अगर ध्यान देंगे ना कि जो नीचे आपको जो दिख रहा है ना 7 और 9, तो यहाँ पर आपको समझना है कि जी यहाँ पर दिख रहा है ना, आपको यहाँ 7 दिख रहा है, इधर 9 दिख रहा है। ये दोस्तों क्या है, ये परमाणु क्रमांक है। दोस्तों क्या है, परमाणु क्रमांक है। अगर मैं बात करूँ 14 और 19, तो ये क्या है, 14 और 19 क्या है, द्रव्यमान संख्या है। दोस्तों क्या है, द्रव्यमान संख्या है। ठीक है, तो यहाँ पर अपन को क्या करना है, न्यूट्रॉन पता करने हैं, समान किस्में हैं। तो दोस्तों जब हम द्रव्यमान संख्या में से परमाणु संख्या घटा देंगे तो हमें न्यूट्रॉन की संख्या मिल जाएगी। ठीक है, तो इजी हम अभी समझ लेते हैं कि किस तरह से डिफ़िकल्ट से क्वेश्चन को हम आराम से करेंगे। तो दोस्तों 19 और 9 का जो अंतर होगा इन दोनों का वो 10 होगा। 14 और 7 का जो अंतर होगा वो 7 होगा। तो यहाँ पर क्या ये समान है, बिल्कुल नहीं है। ठीक है, ऐसे ही इसका अंतर करो, कितना है, आप कहेंगे 8 का है। इसका कितना है, 10 है, तो ये कतई ना होगा, ना ये था। अगर मैं बात करूं इन दोनों का अंतर कितना है, 8 है। इन दोनों का अंतर कितना है, 7 है, ये भी ना होने वाला। अब यहाँ पर देखें 14 और 6 का अंतर कितना है, 8 है। 16 और 8 का अंतर कितना है, 8 है। तो भाई साहब इन दोनों में समान क्या है, न्यूट्रॉन है। तो दोस्तों चौथा आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आई होप अब मैंने आपको इजी तरीके से समझाने का प्रयास किया तो आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो वीडियो को दोस्तों जल्दी से आप लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब भी कर लें। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सी एक अकेंद्रकीय कोशिका है दोस्तों जिसमें केंद्रक नहीं हो, ठीक है, अकेंद्रकीय हो, इसमें कोई केंद्रक ना हो। तो मुझे आप बताइए, खून बह रहा है आपके शरीर में, इसमें कौन सा सेंटर है बताइए, कहीं भी आपको नहीं मिलने वाला है। तो दोस्तों आरबीसी जो है ना, आरबीसी, ठीक है, मानव की ह्यूमन की जो आरबीसी है, लाल रक्त कोशिका है, उसमें कोई केंद्र की कोशिका नहीं होती है, लेकिन बसा कोशिका होती है, डिम्ब कोशिका होती है, अस्थि कोशिका होती है। तो ये यहाँ पर जितो होते हैं, लेकिन मानव लाल रक्त कोशिका जो है अकेंद्रीय कोशिका है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे, थोड़ा सा इसको समझते हुए आगे बढ़ेंगे। ठीक है,
अगला क्वेश्चन जो है दोस्तों, थोड़ा सा पेशेंस रखें। भाग रहा है, इसको पकड़ेंगे, हम भागने नहीं देंगे और आपके सामने इसको कुचल देंगे, क्योंकि आपसे बच के जा रहा था जी। अभी देखो, दूध का दूध पानी का पानी करेंगे। देखो क्वेश्चन में क्या कह रहा है, दो समान पात्रों ए और बी में 75 डिग्री सेल्सियस पर बराबर मात्रा में गर्म पानी है। मान लेते हैं कप जे ए है, ठीक है। बहुत ध्यान समझना दोस्तों जी, घर में आप प्रैक्टिकल करके भी देख सकते हैं, ठीक है। कप ए है, ये बी है, इनमें 75 डिग्री टेम्परेचर का क्या है, गर्म पानी है। क्लियर। पहली ए वाले की बाहरी सतह जो है ना, जो करिया कर दी मैंने, इसको क्या कर दिया, काला कर दिया, ठीक है। और बाहरी वाला जो बी है ना, इसको क्या करे, सफ़ेद रंग से पोत दिया, सफ़ेद है सफ़ेद, ठीक है। मैं बात करूँ कि 10 मिनट के बाद ए का पानी का जो टेम्परेचर है वो 55 डिग्री बचा, ठीक है। और इसका पूछ रहा है कितना बचेगा। दोस्तों जो काला वाला है ना, ये जल्दी ठंडा करेगा, ठीक है दोस्तों। क्या होगा, 75 से 55 बचा। लेकिन अगर बात की जाए ना कि बी वाले का जो सफ़ेद कलर का रंग पोता गया है बाहर, इसका जो टेम्परेचर है ना वो 55 पूछ रहा है। ऑप्शन के अकॉर्डिंग 55 डिग्री सेल्सियस ही रहेगा। 55 डिग्री सेल्सियस से कम हो जाएगा या इससे अधिक हो जाएगा, या बराबर रहेगा उससे अधिक हो जाएगा। दोस्तों इसके बराबर तो होने वाला नहीं है, इससे अधिक ही रहेगा। तो लगभग दोस्तों 60 डिग्री सेल्सियस के आसपास ही रहेगा, क्योंकि सफ़ेद जो है ना ऊष्मा का परावर्तक है। तो दोस्तों हीट तो इसके अंदर ही रहेगी, बाहर निकल ही नहीं पाएगी इतनी जल्दी। लेकिन जो ब्लैक वाला है ना, जो गुड कंडक्टर है हीट का, तो ये क्या है, हीट को एब्जॉर्ब करके बाहर निकाल देगा जल्दी। लेकिन जो वाइट वाला नहीं निकालेगा, जे को बाहर की ओर निकालने का प्रयास करेगा। इसलिए यहाँ पर अपना विकल्प कौन सा सही हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन सी, 55 डिग्री सेल्सियस से अधिक रहेगा बी का तापमान। लेकिन ए वाला जल्दी ठंडा कर लेगा। क्लियर। तो आपको ये ध्यान रखना है, जो लॉजिकल क्वेश्चन है आपको याद रखना ही पड़ेगा। इसी प्रकार के क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आते हैं, ध्यान रखना। आप प्रीवियस ईयर उठा लीजिए, मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही करा रहा हूँ, तो आपको ध्यान रहे, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन आएंगे, आप इस चीज़ का भरोसा बना के रखना। अब हम चलेंगे आगे की क्वेश्चन की ओर। तो वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए हैं, जल्दी से लाइक कर लें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। आपके सामने कि बढ़िया तरीके से आपसे पूछ रहा है, तो आप ध्यान देंगे, निम्नलिखित में से किस स्थिति में एक व्यक्ति के बीमार पड़ने की संभावना अधिक है। तो दोस्तों पहला विकल्प है जब वह मलेरिया से ठीक हो गई हो और चेचक से पीड़ित किसी व्यक्ति की देखभाल कर रही हो। हाँ दोस्तों, मलेरिया के बाद अगर कोई चेचक नामक बीमारी से, चिकन पॉक्स नामक बीमारी से अगर पीड़ित है, तो दोस्तों बहुत खतरनाक बीमारी होती है। अब बीमारी से उभरे और दूसरे बीमार व्यक्ति से आप लिंक में जा रहे हैं, तो बहुत खतरे की बात है। तो दोस्तों हो सकता है पहला विकल्प। दूसरा, जब वह मलेरिया से ठीक हो रही हो, तो ऐसा कुछ नहीं है। जब वह घर पर स्वस्थ आहार लेती हो, तो दोस्तों इस तरह से बीमार नहीं होगी, अच्छा आहार ले रही है। अगला क्वेश्चन है, पॉइंट है दोस्तों, जब वह मलेरिया से ठीक होने के बाद 4 दिन के उपवास पर हो। मलेरिया से सही हुई है बेचारी और 4 दिन के बाद उपवास पर हैं, और चेचक नामक व्यक्ति जो पीड़ित है उसकी देखभाल कर रही हैं, 100% इसी से जल्दी बीमार हो जाएंगे। तो दोस्तों ऑप्शन आपका चौथा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ध्यान से आप पढ़ेंगे समझेंगे। जीव का शरीर पृष्ठीय रूप से चपटा होता है, ऐसा कथन है। आपको यहाँ पर बताना है ऐसी कौन सी निम्नलिखित में ऐसी विशेषता है कि किस वर्ग पर लागू होगी, वर्ग संघ फाइलम पर लागू होगी। तो दोस्तों पहला है, जीव पर शरीर पृष्ठीय रूप से चपटा होता है, ठीक है। जीव ट्राइप्लोब्लास्टिक और द्विपक्षीय रूप से सम्मिलित होता है, ठीक है। उनमें से ज़्यादातर परजीवी होते हैं। तो दोस्तों जो है ना, प्लेटी हेमिल्थनीज आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्लेटी हेमिल्थनीज की जो विशेषता है कि उनका पृष्ठीय रूप जो होता है चपटा होता है, और ट्राइबोलोब्लास्टिक और द्विपक्षीय होते हैं, और ज़्यादातर परजीवी होते हैं जी। तो ऑप्शन आपका दूसरा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जब किसी वस्तु पर ऊष्मा पड़ती है तो वो क्या करेगी ऊष्मा को। हो सकता है वो उसको एब्जॉर्ब कर ले, अवशोषित कर ले, हो सकता है उसको रिफ्लेक्ट कर दे, परावर्तित कर दे, हो सकता है कि वो प्रसारित करे उसको, ठीक है, ट्रांसमिटेड कर दे, ठीक है। तो ऑप्शन जो है आपका चौथा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ऊष्मा अवशोषित करेगी, परावर्तित, प्रसारित, तीनों में से कुछ भी कर सकती है। क्लियर फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्वनि प्रदूषण का कारण है। तो दोस्तों ध्वनि प्रदूषण का जो कारण है, क्या कैंसर हो सकता है? बिल्कुल नहीं होगा। क्या बहुत तेज बुखार हो सकता है? कतई नहीं होगा। डायबिटीज हो जाएगी क्या? डायबिटीज कैसे हो जाएगी आप ही बताओ। तो दोस्तों हाइपरटेंशन, अति तनाव आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। लॉजिकल क्वेश्चन था, ज़्यादा कठिन नहीं था। अगला क्वेश्चन, एक निष्प्रभावी कारक अभिक्रिया में
प्राप्त उत्पाद है। दोस्तों निष्प्रभावी अभिक्रिया जो होती है वो दोस्तों न्यूट्रलाइजेशन उदासीनीकरण अभिक्रिया होती है। तो दोस्तों मैं आपको समझाऊं कि उदासीनीकरण अभिक्रिया जो है किन किन के बीच होती है। मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ, अम्ल और क्षार के बीच होती है दोस्तों। किसके बीच? अम्ल और क्षार के बीच। तो दोस्तों जब अम्ल और क्षार क्रिया करते हैं तो लवण और जल प्राप्त होता है दोस्तों। क्या? लवण और पानी प्राप्त होता है। ठीक है, अब मैं आपको उदाहरण समझाता हूँ, जैसे कि एक मिनट, अगर अम्ल लिया है तो पहले अम्ल नहीं लिखेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर अम्ल है तो अम्ल के रूप में मैंने HCl ले लिया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और क्षार के रूप में मैंने कास्टिक सोडा ले लिया, NaOH का होल। ठीक है, NaOH ले लिया। जब अम्ल क्षार के साथ क्रिया करता है तो लवण और जानी या पानी मिलेगा। तो दोस्तों इन दोनों की जब क्रिया होगी तो क्या बनेगा? NaCl बनता है दोस्तों, NaCl प्लस H2O प्राप्त होगा। तो दोस्तों यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि NaCl एक लवण है और H2O क्या है? पानी है। तो आई होप आपके यहाँ पर उदासीनीकरण या फिर न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन आपको समझ में आ गई होगी। तो दोस्तों निष्प्रभावी या फिर उदासीनीकरण अभिक्रिया एक ही होती है। तो जब यहाँ पर उत्पाद प्राप्त होगा तो लवण और जल प्राप्त होने वाला है। अगला प्रश्न दोस्तों, पॉलिशदार स्टील के चम्मच की आंतरिक सतह इसकी सतह पर कार्य करती है। तो दोस्तों आपने इस तरह की देखी होगी, इस तरह से चम्मच होगी। यहाँ पर छोटी बनाता हूँ, नहीं आप उदास हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर मैंने छोटी चम्मच बनाई इस तरह से। तो यहाँ पर जो ये दिख रहा है ना आपको इस तरह का एंगल, तो यहाँ पर आप देखेंगे ना तो ये क्या है? एक दर्पण बन रहा है जिसका नाम है अवतल दर्पण, कॉनकेव मिरर कहा जाता है। तो दोस्तों ऑप्शन आपका पहला कॉनकेव मिरर बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, कैल्शियम नाइट्रेट और पोटेशियम डाइक्रोमेट का सही रासायनिक सूत्र क्या है? तो दोस्तों रट्टा मार के रखना है, कैल्शियम एनो जो आपको Ca दिया गया ना, CaNO3 का होल ट्वाइस एंड K2CrO7। ऑप्शन तीसरा आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों CaNO3 की होल ट्वाइस जो है वो कैल्शियम नाइट्रेट है। पोटेशियम डाइक्रोमेट जो है K2Cr2O7 जो हो जाएगा। तो ऑप्शन तीसरा आपका बिल्कुल सही आंसर है। दो अमिश्रणीय तरल पदार्थों का पृथक्करण उनके डैश में अंतर के आधार पर किया जाता है। तो दोस्तों दो अमिश्रणीय तरल हैं, मतलब कहने का है कि जैसे कि मैं देखूं अमिश्रणीय तरल जो आपस में मिले नहीं। जैसे कि मैंने कहा एक पॉट है, ठीक है, इसमें क्या है? इसमें सैंड है, रेत है, ठीक, और इसमें पानी भरा हुआ है, अमिश्रणीय है ना। अब इनको अलग करना है तो दोस्तों इनको डेंसिटी के आधार पर, घनत्व के आधार पर उनमें हम क्या करेंगे? अंतर स्पष्ट कर सकते हैं अलग करने के लिए। क्लियर दोस्तों? ठीक है, तो आई हो आपको समझ में आ गई होगी मेरी बात। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। वायरस को जीवित और अजीवित चीज़ों के बीच सीमांत की तरह रखा जाता है क्योंकि वे दोस्तों केवल पोषक के शरीर में या शरीर के अंदर ही रहते हैं, केवल पोषक शरीर के अंदर ही रहते हैं। तो ऑप्शन आपका तीसरा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बहुत ही इजी है दोस्तों, ध्यान देना, थोड़ा गणित भी इसमें लगेगा। हमने क्या किया? घूमने की एक योजना बनाई, प्लान बनाया 8:30 बजे रात की, और हमने देखा कि रीडिंग जो है ना ओडोमीटर हमारी कार की, तो देखेंगे कि 5845 किलोमीटर नज़र आ रहा है। फिर हम घूम घाम के आधे घंटे में आ गए तो 5890। तो दोस्तों जो अंतर है कितने का है? 45 किलोमीटर का है। क्लियर? और कितना टाइम लिया? 8:30 से 9 बजे, आधे घंटे का मतलब 30 मिनट। ठीक है दोस्तों, 15 से काटूंगा, 15 तिया 45, 15 दूनी 30, तो 3 का आधा कितना होता है? 1.5 होता है। ऑप्शन आपका दूसरा 1.5 किलोमीटर प्रति मिनट आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्लियर दोस्तों? अगला क्वेश्चन बहुत ही अच्छा महत्वपूर्ण है क्वेश्चन दोस्तों, बहुत ध्यान सुनना। निम्नलिखित में से जीवों को उनको पुनर्जनन की ह्रासमानता समान क्षमता के हिसाब से वर्णन करना है। दोस्तों यहाँ पर क्या? पुनर्जनन की ह्रास समान। दोस्तों उनका दोबारा जन्म जो हो वो उनकी दर कम किसकी है? जैसे कि बात की जाए कि ऐसा कोई है जीव, जैसे कि कोई ख़त्म हो गया, दोबारा हो सकता है वही जन्म मिल जाए, ऐसी पॉसिबिलिटी जो है कम होती चली जाए। तो दोस्तों मैं आपको बताऊं, सबसे पहले प्लेनेरिया की जो स्थिति है बढ़िया है इन सभी में कि इनका पुनर्जनन थोड़ा जल्दी हो जाएगा। दूसरे नंबर की बात करें, केंचुआ दूसरे नंबर पे आता है। ठीक है, तीसरे नंबर की हम बात करें तो तीसरे नंबर पे जो होगा वो क्या हो जाना चाहिए अपना आंसर? तो दोस्तों जो तीसरा होगा थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंड है, चेक करते हैं इसका आंसर क्या बनना चाहिए। तो पहले तो मैंने आपको बताया कि पहले नंबर पे क्या था? प्लेनेरिया था।
आपको ये बात समझ में आई, ठीक है। दूसरे नंबर पे जो था केचुआ था। तीसरे नंबर पे दोस्तों छिपकली है, ठीक है, छिपकली। अगर मैं बात करूं अगले नंबर पर, तो छिपकली के बाद कौन सा आता है, गरुड़। सबसे लास्ट में है पुरुष, ठीक है। तो पुरुष, यहाँ पर मैंने आपको क्रम बताया, पहले पर प्लेनेरिया, दूसरे पर केंचुआ, तीसरे पर छिपकली, चौथे पर गरुड़, पांचवे पर पुरुष। तो आई हो आपको ये क्लियर हो गया होगा क्रम, और रट्टा मारना ही पड़ेगा थोड़ा सा इसमें देख के। क्लियर। अगला क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया है, आपको समझना है। जब कॉपर सल्फेट के विलयन में लोहे की एक कील को 1 घंटे तक डुबोया जाता है, क्या कॉपर सल्फेट में एक लोहे की कील को 1 घंटे तक डुबोया जाता है, तो क्या आप इसमें परिवर्तन देखेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर पहला ही विकल्प है उपयोग सभी, अभी इसको नहीं कर सकते। केवल विलयन का रंग नीले से हरे रंग में परिवर्तित हो जाएगा, बिल्कुल सही बात है, नीले से हरे में परिवर्तित हो जाता है, 100% राइट। केवल फेरस सल्फेट के निर्माण के रंग हरे हो जाते हैं, केवल फेरस सल्फेट के निर्माण के कारण हरा रंग हो जाता है, बिल्कुल सही बात है दोस्तों, फेरस सल्फेट के कारण ही रंग जो है हरा रंग हो जाता है नीले से। अगला, कील में तांबे का एक भूरे रंग की परत निक्षेपित हो जाती है, बिल्कुल सही। तो तीनों के तीनों सही हैं, तो ऑप्शन पहला और सभी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, जब एक विमान तेजी से आगे बढ़ता है तो दाब के कारण क्या होता है। तो दोस्तों जब विमान तेजी से आगे बढ़ेगा तो आप देखेंगे कि जैसे कि अगर बात की जाए इसकी पंखों पर प्रभाव पड़ने वाला है, पंखों के नीचे और ऊपर समान दाब रहता है, बिल्कुल गलत। पंखों के ऊपर का दाब पंखे के नीचे के दाब से अधिक होता है, बिल्कुल कम नहीं होगा। पंखों के नीचे का दाब ऊपर के दाब से अधिक होगा, बिल्कुल सही बात। मैंने आपको बताई ऊंचाई बढ़ती है तो दाब क्या होता है, घटता है। तो कह रहा है कि पंखे के नीचे का, तो जैसे कि हवाई जहाज उड़ रहा है तो ऊपर तो कम होगा, नीचे ज़्यादा होगा। बात समझ रहे हैं आप दोस्तों। मैं ये कहना चाहता हूं कि नीचे प्रेशर ज़्यादा होगा पंखे, और ऊपर क्या होगा, कम होगा। तो वही कह रहा है कि पंखे के नीचे दाब क्या है, ज़्यादा है, ठीक है, और ऊपर क्या है, दाब अधिक है, ऊपर कम होगा, नीचे ज़्यादा है। तो पंखे के नीचे का दाब ऊपर के दाब से ज़्यादा होगा, बिल्कुल सही। तो तीसरा विकल्प आपका 100% राइट आंसर होगा कि पंखे के नीचे का दाब पंखे के ऊपर के दाब से अधिक होगा। अगला प्रश्न, क्या होता है जब इलेक्ट्रिक कूलर चालू किया जाता है। तो जब दोस्तों इलेक्ट्रिक कूलर चालू करेंगे तो तुम्हें मैग्नेटिक फील्ड इफेक्ट आप देखेंगे। तो दोस्तों धारा वहन तारों के आसपास एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। तो ये तो बच्चा बच्चा जानता है, आप भी समझ गए होंगे। अगला क्वेश्चन है कि कौन सी 2 मवेशी नस्लें भारतीय मूल की हैं। तो दोस्तों आपको अच्छे से पता है, बॉस इंडिकस और रेड सिंधी। तो ऑप्शन तीसरा और चौथा आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। बॉस इंडिकस और रेड सिंधी भारतीय नस्लें हैं। अगला है पितरस का भंडारण पित्राशय नामक एक थैली से होता है, वो निम्नलिखित में से किस अंग के पास है। तो दोस्तों जैसे कि यहाँ पर पित्राशय है तो उसके नीचे क्या है, लीवर है, और उसके नीचे क्या है, पेनक्रियाज है। तो दोस्तों किसके ज़्यादा पास है, लीवर के। तो ऑप्शन आपका चौथा लीवर बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, दूध के विभिन्न प्रकार जैसे फुलक्रीमी और मलाई रहित पदार्थ जो हैं बाजार में उपलब्ध हैं। तो मलाई रहित दूध तैयार करने के लिए आप किस तकनीक का उपयोग करेंगे, मलाई रहित दूध तैयार करने के लिए। तो दोस्तों हम सेंट्रीफ्यूगल अपकेंद्रीय बल का उपयोग करेंगे। तो ऑप्शन आपका दूसरा सही हो जाएगा। वॉशिंग मशीन में भी इसका यूज़ किया जाता है, मट्ठा बहाने वाली मशीन में भी इसी का उपयोग होता है। अगला प्रश्न, कौन सा बल हमेशा आकर्षक होता है। दोस्तों आकर्षक कह रहा है तो गुरुत्वाकर्षण बल होगा, इजी है, ठीक है। अगला क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया है दोस्तों, यहाँ पर आपसे कह रहा है स्थायी ऊतकों में दिए गए वर्गीकरण में 1 2 3 4 की पहचान करें। तो दोस्तों यहाँ पर दे रहा है परमानेंट टिश्यू मतलब स्थायी ऊतक। स्थायी ऊतक जो हैं सिंपल टिश्यू और कॉम्प्लेक्स टिश्यू होते हैं, ठीक है। तो 1 नंबर दोस्तों क्या हो जाएगा, कॉम्प्लेक्स टिश्यू। यहाँ पर सिंपल टिश्यू जो है 3 भागों में डिवाइड किए गए हैं। यहाँ पर पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा। तो दूसरा नंबर हो जाएगा पेरेन्काइमा और तीसरा नंबर हो जाएगा स्क्लेरेन्काइमा। क्लियर दोस्तों। यहाँ पर जो कॉम्प्लेक्स टिश्यू होता है जाइलम और फ्लोएम में डिवाइड होता है। तो दोस्तों पहला हो जाएगा आपका कॉम्प्लेक्स, दूसरा आपका हो जाएगा पेरेन्काइमा, तीसरा हो जाएगा स्क्लेरेन्काइमा, चौथा आपका हो जाएगा फ्लोएम। तो दोस्तों चेक कर लीजिए कौन से ऑप्शन में डला हुआ है। तो ऑप्शन आपका दूसरा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। कौन सा है, मनोग्रंथि मतलब कॉम्प्लेक्स टिश्यू, पेरेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा, फ्लोएम। तो मनोग्रंथि जो कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, मृदुतक मतलब पेरेन्काइमा, द्रुणुतक मतलब स्क्लेरेन्काइमा,
पोष बाह्य मतलब फ्लोएम। तो ऑप्शन दूसरा आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों मैं आशा करूँगा कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी। तो दोस्तों मैं दिल से आपके लिए बहुत ही मेहनत करके वीडियो बनाया हूँ, तो आप भी हमारा सपोर्ट करें। प्लीज़ आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अपने फ्रेंड्स को बताएं कि यहाँ पे पुलिस के लिए साइंस की वीडियो बहुत अच्छी लगी मुझे, आप भी देखें। ठीक है दोस्तों, तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।